Hello everyone, welcome back to biology class of 11th, and today we are again going to start glycolysis pathway or anaerobic pathway of respiration in plant. ठीक है, तो प्लांट मैकेनिज्म हम देख रहे थे, उसमें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में मैंने शुरू किया था, आपको बताया था। और हमने साइकिल देख ली थी, उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट देख लिया था कि साइकिल कहाँ पे होती है ना, कहाँ पे होती है भाई, साइटोप्लाज्म होती है। ऑब्जेक्टिव आता है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। और साथ ही ये कैसी प्रोसेस होती है, एनारोबिक होती है, ये भी आपको मालूम है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस में कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, तो मैंने बताया था टोटल 10 एटीपी फॉर्म होते हैं। ये आपने समझ लिया सब अच्छे। चलिए आज हम देखने वाले हैं, अच्छा फिर इस पूरी साइकिल में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, एक बार फिर से फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। और फिर मैं आपको एंजाइम्स के बारे में और कितने एटीपी कहाँ का फॉर्म होते हैं वो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको मालूम है कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में 1 मोल ऑफ ग्लूकोज गिव 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड। 1 मोल ग्लूकोज का यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है कितने मॉलिक्यूल में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में ये ब्रेक हो जाते हैं। कैसे होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। तो ग्लूकोज जो है सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। आफ्टर देन अगली प्रोसेस शुरू हो जाती है क्लीवेज की, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड फॉर्म होता है और यहाँ पे ये क्लीवेज हो जाता है इसका डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया था। इसके बाद फिर ये फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, फिर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर पायरुविक 2 फास्फोइनोल पायरुविक एसिड और लास्ट में पायरुविक एसिड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये इतने स्टेप टोटल ग्लूकोज से 10 प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ये आपने देख लिया है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखना है कि कहाँ पर कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं और कितने एटीपी फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज 6 फास्फेट जब फॉर्म होता है, ये प्रेजेंस होता है, यहाँ पे एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेस। कौन सा एंजाइम होता है भाई, हेक्सोकाइनेस एंजाइम यूज होता है, यहाँ पे हेक्सोकाइनेस एंजाइम यूज होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड ग्लूकोज 6 फास्फेट जो रहता है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, तो यहाँ पे होता है फास्फो हेक्सो आइसोमेरेस एंजाइम यूज होता है भाई यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे फास्फो हेक्सोकाइनेस फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर जो एंजाइम है उसका नाम है फास्फो हेक्सोकाइनेस एंजाइम यूज होता है। फिर यहाँ पे फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट जो होता है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे एल्डोलेज एंजाइम यूज होता है। और यहाँ पे मैंने बता दिया था ये क्लीवेज हो रहा है डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, इसका नाम है ट्रायोस फास्फो आइसोमेरेस एंजाइम। यहाँ तो क्लियर हो गया कौन कौन से एंजाइम है। देखिए ये हेक्सोकाइनेस हेक्सो शुगर है हेक्सोकाइनेस, फिर यहाँ पे भी हेक्सो शुगर है फास्फो हेक्सो आइसोमेरेस, ये भी हेक्सो शुगर है फास्फो हेक्सोकाइनेस। तो यहाँ पे कुछ कॉमन चीज आपको दिख रही है, हेक्सोकाइनेस यहाँ पे भी है और यहाँ पे तीसरे नंबर पे फास्फो हेक्सोकाइनेस, बीच में क्या है फास्फो हेक्सो आइसोमेरेस है। इसके बाद एल्डोलेस एंजाइम, यहाँ पे H3PO4 रहता है, PO3। इसके बाद यहाँ पे 1,3 के बीच में डाइफॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज होता है, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज होता है, बहुत लंबा नाम है, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोजिनेस यूज होता है यहाँ पे एंजाइम। फिर 1,3 और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के बीच में फास्फोग्लिसरो ट्रांसफॉस्फोरिलेज एंजाइम यूज होता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम यूज होता है, फास्फोग्लिसरो ट्रांसफॉस्फोरिलेज एंजाइम। ठीक है, तो ये इसके बाद ये
कितने एंजाइम, आप क्या करें, दो एंजाइम करके याद करें। दो पहले से हेक्सोकाइनेस कर लिया, फिर फास्फोहेक्सोआइसोमेरेस कर लिया, फिर फास्फोहेक्सोकाइनेस कर लिया। ठीक, ये 3 एंजाइम पहले कर लिया। उसके बाद चौथे नंबर पे है, फिर किस में आएंगे आप, चौथे नंबर एल्डोलेस पे आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके इतने 4 एंजाइम तैयार हो जाएंगे। आया समझ में आपको? ठीक है, तो 4 एंजाइम आपने तैयार कर लिया। ठीक है, ये 4 एंजाइम आपने यहाँ तक तैयार कर लीजिए। हेक्सोकाइनेस देन फास्फोहेक्सोआइसोमेरेस, फिर फास्फोहेक्सोकाइनेस देन एल्डोलेस। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, है ना? तो एल्डोलेस यहाँ तक कर लिया। फिर ये यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं, H3PO3 है। इसके बाद 1,3,1,3 के बीच में ये क्या ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो और क्या है, डाई फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंजाइम का नाम है डाई फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। बहुत बड़ा नाम है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम एक एक करके इसको याद कर लेंगे। तो डाई फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, इसके बाद ग्लिसरिक एसिड शुरू हो गया है, तो फास्फोग्लिसरो ट्रांसफास्फोरिलेज एंजाइम है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फास्फोग्लिसरोम्यूटेज, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज, ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड और 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड के बीच में फास्फोग्लिसरोम्यूटेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फास्फोइनोल पायरुविक एसिड के लिए इनोलेज एंजाइम है, और यहाँ पे है पायरुवेट काइनेज एंजाइम। ठीक है, आगे अभी समझना आपको क्या क्या एंजाइम थे यहाँ पे मैंने बताया डाई फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, फिर फास्फोग्लिसरो ट्रांसफास्फोरिलेज, इसके बाद फास्फोग्लिसरोम्यूटेज, और यहाँ पे इनोलेज और पायरुविक काइनेज। देखिए ये पायरुविक एसिड है, पायरुविक काइनेज है ना? यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड तो ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज था, ग्लिसरिक एसिड था फास्फोग्लिसरो ट्रांसफास्फोरिलेज था, और फिर यहाँ फास्फोग्लिसरोम्यूटेज, ये फास्फोग्लिसरो से रिलेटेड है, वहाँ पे डाई फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से रिलेटेड था। तो दोनों करके एंजाइम तैयार करें, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो क्या है, यदि आप दोनों करके लर्न करते हैं तो फटाफट तैयार हो जाएगा। आप एक साथ करेंगे तो सब भूल जाएंगे, एक भी याद नहीं होगा। ठीक है, तो हेक्सोकाइनेस, फास्फोहेक्सोआइसोमेरेस, फास्फोहेक्सोकाइनेस, एल्डोलेस, H3PO3, डाईफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, फास्फोग्लिसरो ट्रांसफास्फोरिलेज, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज, इनोलेज एंड पायरुविक काइनेज। ये तो थे एंजाइम्स। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमको देखना है एटीपी के बारे में, एटीपी जनरेशन। तो यहाँ पे 2 प्लेस पे एटीपी जनरेशन हो रहा है, एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले व्हेन ग्लूकोज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6%, ठीक, यहाँ पे ये एटीपी का यूज हो रहा है, यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। तो ये एडीपी जो रहेगा, एटीपी ये यूज हो जाएगा एडीपी में। ठीक है, एडीपी बचेगा यहाँ पे। तो एक तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ग्लूकोज, जब ग्लूकोज 6% में कन्वर्ट होता है तो एक एटीपी यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो होता है, ये फ्रक्टोज के बीच में फ्रक्टोज 6% फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट जब बनाता है तो यहाँ पे एक एटीपी यूज हो जाता है। ठीक है, ये एटीपी यूज हो गया, सॉरी एटीपी, और यहाँ पे लिखेंगे आप एडीपी। समझ में आ रहा है आपको? एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एडीपी मतलब एटीपी जो है यूज हो रहा है यहाँ पे, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एडीपी प्लस फास्फेट, यहाँ पे एटीपी यूज हुआ, एडीपी प्लस फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। ये 2 प्लेसेस पे तो एटीपी यूज हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इस पूरी साइकिल में 2 प्लेस पे एटीपी यूज होगा, और टोटल 10 एटीपी बनेंगे, उसमें 2 यूज हो जाएंगे, तो टोटल 8 एटीपी रहेंगे यहाँ पे। हाँ, तो ग्लूकोज 6% कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे 1 एटीपी यूज हो गया। यहाँ पे फ्रक्टोज के बीच में 1 एटीपी यूज हो गया। अब आगे देखें आप। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज है यहाँ पर, और यहाँ पर है ना, यहाँ पे कंटिन्यूशन में एटीपी और एनएडीपी फॉर्म होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा, पहले NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, फिर एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो हम देखते हैं कहाँ पे NADPH2 फॉर्म हो रहा है और कहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 2 एटीपी यहाँ पे यूज हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कहाँ पे NADH2 और कहाँ पे एटीपी फॉर्म हो गए। ये जो 1,3,1,3 देख रहे हैं ना आप यहाँ पे,
1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल। यहाँ पर 2 NADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2 NAD किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? 2 NADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉलिक एसिड जो है ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर 2 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? 2 ATP का। किससे फॉर्म होंगे? 2 ADP से फॉर्म होंगे। थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा होगा आपको, लेकिन ध्यान से जूम करके देखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर 1,3 के बीच में 2 NADH2 फॉर्म हुए। फिर 1,3 और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के बीच में 2 ATP फॉर्म हो गए। किससे फॉर्म होंगे? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये क्या है? निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और एक फॉस्फेट और मिलेगा तो ATP ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, मतलब लार्ज बिग मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। फिर एक ये दो ATP बन रहे हैं ना, याद रखिएगा। फिर 2 ATP लास्ट में यहाँ पे फॉर्म होते हैं। यहाँ पे मैंने कल भी बताया था आपको 2 ATP फॉर्म हो जाते हैं। किससे फॉर्म होंगे? 2 ADP से, ADP प्लस फॉस्फेट से। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, आपको पहले एंजाइम याद करना है। 2 एंजाइम, बिल्कुल नोट मत लीजिए, 2 एंजाइम याद करिए। हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोएक्सोआइसोमेरेज। अब भी मैं लर्न कराता हूँ। हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोएक्सोआइसोमेरेज। ठीक है, 2 याद हो गए, लर्न हो गए आपको। हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोहेक्सोआइसोमेरेज। उसके बाद फिर से फॉस्फोहेक्सोकाइनेज। ये 3 हो गए आपको। हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोहेक्सोआइसोमेरेज, फिर फॉस्फोहेक्सोकाइनेज। उसके बाद 4th है एल्डोलेस। ये 4 एंजाइम हो गए आपके। उसके बाद कोई एंजाइम में H3PO3। उसके बाद डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ना, तो यहाँ पे एंजाइम का नाम है डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, आपको याद रखना है। फिर ग्लिसरिक एसिड है फॉस्फोग्लिसरो ट्रांसफॉस्फोरिलेज। फिर से ग्लिसरिक एसिड है फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है तो इनोलेज हो गया। फिर यहाँ पे पायरुविक एसिड है तो पायरुवेट काइनेज हो गया। तो ऐसे करके एंजाइम याद करें। फिर ATP का याद करना है, तो सबसे पहले ही ग्लूकोज के बीच में 2 ग्लूकोज हैं, इनके बीच में एक ATP यूज हो रहा है। ATP यूज होगा तो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा और एक फॉस्फेट निकलते हुए दिखा देंगे। फिर एक ATP कहाँ पे यूज हो रहा है? फ्रक्टोज के बीच में यूज हो रहा है। तो ऐसे आपको याद करना कि भाई ग्लूकोज के बीच में एक ATP यूज हुआ और फ्रक्टोज के बीच में एक ATP यूज हुआ। ये क्लियर बिल्कुल आपको? कहाँ पे ATP यूज हुआ? ग्लूकोज के बीच में। फ्रक्टोज के बीच में क्या ATP यूज हुआ? ATP यूज हुआ। अब इनका फॉर्मेशन हम देखेंगे तो NADH2 का फॉर्मेशन होता है 1,3 के बीच में। ये आपको याद रखना है। भाई कहीं पे हमको जाना रहता है, कहीं नई जगह पे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई किसी हमारे फ्रेंड का घर या हमारे रिलेटिव घर कहाँ पे, तो एड्रेस जो भी बताते हैं, बोले फलाने के पास एक बिल्डिंग है, फलाने गार्डन के पास या फलाने पार्क के पास एक हमारी बिल्डिंग है, वहाँ पे आप आना। तो हम कभी भी जाएंगे तो देखेंगे भाई कहाँ से टर्न लेना है, कहाँ पे किसके सामने वो, किसके इन फ्रंट में, किसके बिहाइंड में, ये देखते हैं कि। तो वैसे हमको यहाँ पे याद रखना 1,3 के बीच में NADH2 फॉर्मेशन हुआ। कितने? 2। फिर 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के बीच में 2 ATP फॉर्म हुए। ठीक है, फास्फोग्लिसरिक एसिड के बीच में 1,3 और 3 के बीच में क्या बनेंगे? 2 ATP बनेंगे। और 2 ATP बने मतलब 2 जगह पे ATP बन रहा है। एक यहाँ पे 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के बीच में। और एक बार ATP कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? सेकेंड ATP जनरेशन कहाँ पे हो रहा है? पायरुविक एसिड के बीच में, लास्ट में। तो ये हो जाएंगे। टोटल ATP फॉर्मेशन हो गया, एंजाइम का फॉर्मेशन हो गया, नाम आपने पहले ही लर्न कर लिया था। अब टोटल ATP हम देखते हैं कितने बने भाई। देखिए एक NADH2 से, अब इसको मैं इधर रब कर देता हूँ, इधर का मटेरियल। यहाँ पे एक ATP यूज हुआ, एक ATP यहाँ पे यूज हुआ, ADP प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। फिर एक ATP फ्रक्टोज के बीच में यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ ADP प्लस फॉस्फेट। क्लियर? 2 NADH2 यहाँ बने, 2 ATP बने और 2 ATP यूज हुआ। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? अब चलिए हम देखते हैं। तो देखिए 2 NADH2 कहाँ पे फॉर्म हुए? when 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड
ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो कितने NADPH2 बने? 2 NADPH2 बने, 2 NADPH2 बने। ठीक है, अब आपको बता दूं कि एक one NADPH2 गिव 3 मोल ऑफ ATP, 3 ATP बनाते हैं। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 2 NADPH2 मतलब 3 × 2 टोटल कितने? 6 ATP बन गए यहाँ पे, ये बन गया 6 ATP हमारे। ठीक है, एक NADPH2 से 3 ATP मिलते हैं तो 2 से कितने बनेंगे? 6। तो एक प्लेस पे तो ये हो गया। सेकंड कहाँ पे बन रहे हैं? सेकंड बन रहे हैं जब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तब कितने ATP बन रहे हैं? 2 ATP बन रहे हैं, 2 ATP यहाँ पे बन गए। ठीक है, फिर अगला ATP कहाँ पे बन रहा है भाई? अगला ATP बन रहा है 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पायरुविक एसिड में। यहाँ पे कितने ATP बन रहे हैं? यहाँ पे भी 2 ATP बन रहे हैं। टोटल ATP कितना होगा? 6 ATP ये NADPH2 से मिले थे और 4 हो गए टोटल हमको मिल गए। टोटल जो मिल गया, टोटल कितने मिले भाई? टोटल हमको मिल गए 10 ATP। टोटल ATP कितने मिल गए हमको? 10 ATP मिल गए। यूटिलाइज कितनी जगह पे हुए? 2 जगह पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे। तो -2 कर दें आप, टोटल कितने ATP बचे? 8 ATP। तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस से हमको 8 ATP का फॉर्मेशन मिलेगा। ये 8 ATP हमको यहाँ पर मिलेंगे कहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में। ये पूरी थी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जिसमें हमने सब कुछ बता दिया है। इसके नाम EMP पाथवे है, कहाँ पे होती है, कैसी प्रोसेस होती है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या एंजाइम्स यूज होते हैं, कितने ATP फॉर्म होते हैं, कितने यूज होते हैं, सब कुछ एवरीथिंग हमने बता दिया। इससे ज़्यादा कुछ भी जरूरत नहीं। तो इस साइकिल यदि आती है तो 5 नंबर या 4 नंबर जो भी मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो आएगा। तो इसको आप तैयार करें, प्रैक्टिस करें, बढ़िया बार बार लिख के देखें। मैं बीच में आपका एक टेस्ट भी ले लूँगा इस वीक में, तो आप इसको तैयार करके रखिएगा इन साइकिल्स को, है ना, फोटोसिंथेसिस की और ये साइकिल, है ना, खूब प्रैक्टिस करनी, बार बार लिखिए तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये बहुत ईजी पड़ता है, डिस्क्रिप्शन लिखने से अच्छा तो ये साइकिल अच्छी होती है ना। एक एक दो करके प्रोडक्ट याद करें। आपको एक याद होता है 1 करो, 2 होता है 2, 5 होते हैं 5 करो, है ना भाई। 10 प्रोडक्ट है, 5 एक बार में कर लो, 5 एक बार में कर लो, तो हो जाएगा फटाफट। ठीक है, ये होगी ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में, थोड़ा बहुत हो जाएगा आज, है ना। चलिए देखते हैं आज, इतना तैयार करिए आप पहले, देखते हैं नेक्स्ट। ये तो थी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, बहुत अच्छे तैयार करना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। ठीक है, सेकंड साइकिल क्या है? क्रेब्स साइकिल। अभी हम देखने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या प्रोड्यूस हुआ था भाई? ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुआ था पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस साइकिल undergoes in aerobic oxidation in matrix of mitochondria। ठीक है, मतलब जो पायरुविक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, पायरुविक एसिड विच इज प्रोड्यूस बाय, किसके थ्रू हुआ था? ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। ठीक है, पायरुविक एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस साइकिल undergoes in aerobic oxidation in matrix of mitochondria through Krebs cycle or TCA। TCA cycle, इसका मतलब क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्यों कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल आल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताऊँ। तो पायरुविक एसिड जो वहाँ पे फॉर्म हुआ है, 2 मोल फॉर्म हुए हैं। ठीक है, टोटल एटीपी हमने देखा कितने एटीपी फॉर्म हुए थे, है ना। तो ये सब जो रहते हैं, अब ये पायरुविक एसिड यहाँ पर जो फॉर्म हुआ था ये कहा गया मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ जाता है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होता है और एसिटिल को ए
एसिटिल को ए एंजाइम के थ्रू ये आगे प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले तो ये क्रेब्स करके साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने इस साइकिल के बारे में बताया था, ठीक है, एच.ए. क्रेब्स ने उन्होंने बताया था। और इस साइकिल में सबसे पहले बनने वाला प्रोडक्ट जो रहता है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड रहता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड रहता है जिसका नाम है साइट्रिक एसिड। इसलिए इस साइकिल को क्या कहते हैं, टीसीए भी कहा जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो रहती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कैसी प्रोसेस होती है, एरोबिक प्रोसेस होती है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कैसी थी, एनारोबिक, एरोबिक ऑक्सीडेशन रहता है, एरोबिक प्रोसेस होती है, ठीक है। साइट्रिक एसिड पहला प्रोडक्ट रहता है, फर्स्ट प्रोडक्ट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका प्लेस है और एरोबिक ऑक्सीडेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एरोबिक प्रोसेस होती है, एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है। क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एच.ए. क्रेब्स साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने बताया था 1943 में पिजन मसल्स में देखा था एच.ए. क्रेब्स, इसलिए इस साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल। टीसीए साइकिल क्यों बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, because in this cycle mostly intermediate product are 3 carboxylic compound containing 3 carboxylic group, ठीक है। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड रहते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड है, आइसोसाइट्रिक एसिड है, ऑक्सोसैक्सिनिक एसिड है ना। ये सब 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन करते हैं, इसलिए इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पड़ा है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा शॉर्ट में साइकिल को आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या फॉर्म होगा, तो सबसे पहले तो वही आप इसको ड्रॉ कर लें, थोड़ा सा कहाँ का क्या क्या बनने वाले हैं, इस तरह का साइकिल फॉर्म हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले साइट्रिक एसिड फॉर्म होगा, साइट्रिक एसिड, फिर सिस एकोनाइट्रिक एसिड, ठीक है, फिर आइसोसाइट्रिक एसिड, इसके बाद ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, इसके बाद अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, कीटोग्लूटेरिक एसिड, फिर सक्सिनिल कोए, फिर सक्सिनिक एसिड, फिर फ्यूमेरिक एसिड, फिर मैलिक एसिड, फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये पूरे प्रोडक्ट हैं। क्या क्या है यहाँ पे, एसिटिल कोए, साइट्रिक एसिड, सिस एकोनाइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनिल कोए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इधर के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 यहाँ पे भी है, अरे 10 इधर के 10 इधर के, ठीक है। ये पूरी साइकिल है, ठीक है। और ये वापस से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इस साइकिल को वापस से रिसाइकल करेगा। तो ये साइट्रिक एसिड सबसे पहला प्रोडक्ट, फिर सिस एकोनाइट्रिक एसिड, फिर आइसोसाइट्रिक एसिड, फिर ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, फिर सक्सिनिल कोए, देन सक्सिनिक एसिड, देन फ्यूमेरिक एसिड, देन मैलिक एसिड। मैलिक एसिड के बाद जो फॉर्म होगा उसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और फिर एसिटिल कोए से साइकिल फिर से चलने लगती है इसकी वजह में। इस तरह से पूरी साइकिल जो है ये कहलाती है क्रेब्स साइकिल। तो आज मैंने प्रोडक्ट लिखे हैं, आपको प्रोडक्ट आज आपको लर्न करना है।
कौन कौन से प्रोडक्ट है, साइट्रिक एसिड सी सेकोनाइट, सी है ना, सी से शुरू होना है, फिर आइसोसाइट्रिक एसिड O, ठीक है, IO, CCIO, ऐसे करके आप लर्न कर, पहले पहले लेटर आप तैयार करो, CCIO, फिर अल्फा, फिर SSFM और O, ऐसे करके आप तैयार करेंगे। तो पूरे प्रोडक्ट पहले तैयार कर लें आप, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, साइट्रिक एसिड, सी सेकोनाइटिक, आइसोसाइट्रिक, ऑक्सिलोसक्सिनिक, अल्फा कीटो, सक्सिनिक ओएच, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और अगला क्या, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। यहाँ तक हो गया। फिर से ये साइकिल चलने लग जाती है, इस तरह से पेयर साइकिल चलती है। अब इसमें कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, कितने यूज होते हैं, क्या क्या एंजाइम्स रहते हैं, ये हम देखेंगे बाद में। पहले इसको आप तैयार करें, इनके प्रोडक्ट के नाम, और ये फिर तैयार होने के बाद आप एंजाइम और एटीपी के बारे में पढ़ेंगे। आ रहा समझ में आपको, है ना? एक बार देख लें क्या क्या नाम है, ठीक है, समझ आ गया। तो आप तरीका मैंने सब आपको बता दिया, ट्रिक आपको सब बता दिया मैंने, कैसे तैयार करना है। पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, कुछ एंजाइम्स और कुछ एटीपी के प्रेजेंस में, और कुछ एफएडी भी रहते हैं, FADH2 रहते हैं, एटीपी रहते हैं, कुछ और जीटीपी वगैरह भी रहते हैं, उनकी प्रेजेंस में ये सब पूरी साइकिल चलती है। और ये एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है, जो कि कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एमसीक्यू में जरूर पूछा जाता है कि वेयर डज क्रेब्स साइकिल प्रोसेस टेक्स प्लेस, वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, ये आपको याद रखना है। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे, 4-4, 5-5 नाम की प्रैक्टिस करो, तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आज आप लर्न करें, कल हम देखेंगे एंजाइम्स, नेक्स्ट लेक्चर में एंजाइम्स और इसके एटीपी एंड एडीपी के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।